नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे साइंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आज का पहला क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित जो अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो एंटोमोलॉजी क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन आता है। और माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन आता है। और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पे जो मौजूद जीव हैं उन प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन आता है। तो बता, एक्सोबायोलॉजी के अंदर ही पृथ्वी पर जीवन और दूसरे जीवन के बीच के संभावनाओं, पृथ्वी के अतिरिक्त दूसरे जो ग्रह हैं उस पर जीवन की संभावनाओं को देखा जा रहा है, तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सा होता है? स्केला होता है, एंडोडर्मिस होता है कि एंडोडर्मिस होता है? एंडोडर्मिस सेम है क्या? नहीं, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो क्या होता है? मानव शरीर के सबसे बाहरी त्वचा जो है एपिडर्मिस कहलाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो क्या है? लोहा है कि कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि मैग्नीज है? तो कार्बन में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कार्बन है। तो इसका डिटेल कुछ देख लेते हैं डिटेल। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है पादपों में, और पत्तियों में सबसे प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। पौधों के वृद्धि और विकास के लिए दो तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो में क्या क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा और मैग्नीशियम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैग्नीज, आयरन, लोहा, तांबा, माल्बोडियम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकिल, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कैरोलस लीनियस किसके जनक हैं? तो कैरोलस लीनियस जनक हैं वर्गीकरण विज्ञान के। ऑप्शन डी इज राइट, वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्र जीव हैं। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्र जीव कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मोलस्का ग्रुप का है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है, नेमेटोडा ग्रुप का है, इकाईडोरमेटा ग्रुप का है? तो सी इकाई नोडेरमेटा ग्रुप का जो जंतु आते हैं वो समुद्र से मुक्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, मानव शरीर तंत्र में से पित्त का स्राव होता है। यकृत को लीवर कहते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय उदर क्या होता है? तो लीवर इसका सही आंसर है। और मानव शरीर
मानव पाचक तंत्र में जो पित्त रस का स्राव होता है लीवर से होता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्रंथ यानी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो सैनिक का काम का क्या होता है? रक्षा करना, देश की रक्षा करना। तो कौन सा चीज़ है? तो WBC होता है और रोगों से रक्षा करता है शरीर को और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो यही है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 132 का ए। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी है, गुर्दे की धमनी है, पल्मोनरी सिरा है, हेपेटिक सिरा है। तो कौन सा है? इनमें कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ए है कोरोनरी धमनी, जो ए उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी धमनी आप लोग जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न पार्ट में पहुंचाता है, तो धमनी का वही काम है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा उत्पन्न होती है? तो हमारे पेशियों में जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द होता है। तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड से होना। क्वेश्चन नंबर 135, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो कैंसर नहीं होगा, तपेदिक नहीं होगा, रक्त एनीमिया भी नहीं होगा, मधुमेह यानी डायबिटीज होगा। इंसुलिन द्वारा इसी का उपचार किया जाता है, इसी की कमी से होता है जब बॉडी में अधिक स्राव हो जाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के से रक्त पोषण होता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भानाल कहते हैं। गर्भानाल को अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का विकास गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में होता है, जिसका मुख्य कार्य है बच्चों को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराता है। ठीक है, गर्भानाल याद कर लीजिएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा यानी यही गर्भानाल, ऊपर वाला क्वेश्चन, गर्भानाल ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण के सहायक रूप में कार्य किया जाता है, भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। यही सही है, भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर में कैल्शियम पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है, कोलार्ड ग्रीस में पाया जाता है, गाजर में भी कैल्शियम पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। यदि कोई कैंसर पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट को, रोगाकरण विज्ञानी को, मूत्र विज्ञानी को, अबुर्द विज्ञानी को। तो अबुर्द विज्ञानी को दिखाना चाहिए। अगर कोई आपके यहाँ आसपास कैंसर पेशेंट है तो कैंसर पेशेंट का इलाज जो करते हैं उन डॉक्टरों को अबुर्द विशेषज्ञ कहते हैं। अबुर्द विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अबुर्द वैज्ञानिक। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न चुने चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। चेचक, खसरा, बुखार, ये तीनों जो हैं, चेचक, खसरा, बुखार, तीनों वायरस जनित रोग हैं। तीनों, चेचक जो है, खसरा हुआ, बुखार हुआ, वायरस के थ्रू होता है। और मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये विभिन्न टाइप की मेरुरज्जु
मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को ढकने वाली जो सूक्ष्मतम झिल्ली है उसमें होने से सूजन हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है और बाकी उसे कहते हैं मस्तिष्क। जो डी इज ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सॉरी चल भाई निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा से कौन सा समूह नहीं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, डाइटम। तो इसका आंसर डाइटम होगा। मोनेरा में सारे तरह के बैक्टीरियों का अध्ययन करते हैं, तो डाइटम नहीं होगा बैक्टीरिया, तो डाइटम राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट होते हैं, नॉन पेनिट्रेशन के बीज होते हैं, बीज रहित संबंधी पौधे होते हैं, संतति के बीज होते हैं, बीज संवहनी पौधे होते हैं, बीज रहित होते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत बीज रहित पौधे आते हैं, पुष्प रहित पौधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं पौधे और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजे हैं। वानस्पतिक पद्धति यानी उसी को काट के रोप दो, उग जाता है। यानी गन्ने का तना यूज करते हैं, आलू और केला, इनका कोई बीज नहीं आता लगाने के लिए, डायरेक्ट तना यूज करते हैं, लगा देते हैं, तो वानस्पतिक पद्धति वही हो गया। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैविक खेती कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, कीट कास्टिंग कहते हैं, कि बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन है बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? डीएनए उंगली मुद्रण, डीएनए संपादन, वंशाणु उपचार, पुनः संयोजन प्रौद्योगिकी, यही है। इसके जरिए अगर आपके और डीएनए में कोई बीमारी है तो संयोजन करके उस बीमारी को आप हटा देंगे जो आपके बच्चों में नहीं जाएगा, तो डीएनए संयोजन कहते हैं उसके, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या? इन्होंने जगदीश चंद्र बोस जो हैं कौन सा उपकरण बनाया था? तो पौधों में वृद्धि और सजीवता को दर्शाने के लिए क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र बनाया था। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है परभक्षण से, प्रतिस्पर्धा से, सहजीविता से, मुर्दाखोर से। तो ऑप्शन है इसका मुर्दाखोर से। डिकम्पोजर का काम करते हैं, प्रकृति की सफाई का भी काम करते हैं। जब कोई मरे हुए पशु को ये अपना भोजन बनाते हैं। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? गुर्दा में, अग्नाशय में, यकृत में, त्वचा में, कौन से अंग में? तो पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती हैं। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस
तकनीकी में कौन सा तरंग यूज करते हैं? प्रकाश तरंग करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग करते हैं, ध्वनि तरंग करते हैं। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर का असामान्य कमियों का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों, जो सोनोग्राफी तकनीक का यूज करते हैं उसमें ध्वनि तरंगे यूज में लाते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।